सेटानिक रिचुअल्स, सेटन की वर्शिप करना, उसी सेटन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, जैसे बच्चों को सैक्रिफाइस करना, उनके छोटे छोटे हाथ पैरों को काट कर खाना, साथ ही साथ उनका करना और फिर बाद में उनको उसी आइलैंड पे गाड़ देना। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस हो रही थी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पे। एप्स्टीन यहाँ पे बच्चियों के साथ अब्यूज ही नहीं कर रहा था, बल्कि उन बच्चियों की बॉडीज को काफी सारे सैटानिक रिचुअल्स में भी यूज कर रहा था। एक सीक्रेट टेंपल, सिंबॉलिक सेरेमनीज, एलीट गैदरिंग्स जिसके अंदर कुछ पावरफुल लोगों का आना जाना था और पावर के नाम पे कुछ एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे सैटानिक सिंबलिज्म के बारे में, बाल और मोलोच के बारे में, उन और ब्लड रिचुअल्स के बारे में जो जेफरी के प्राइवेट आइलैंड पे हो रहे थे। सेंट जेम्स आइलैंड के ऊपर एक मेन हाउस था, 3 गेस्ट कॉटेजेस थी, एक हेलीपैड था और पूल्स भी थे। लेकिन वहां पे एक चीज ऐसी भी थी जो स्ट्रक्चरली वहां बिलोंग नहीं करती थी। उस आइलैंड पे एक कोने में एक स्ट्रक्चर था जिसको देख के किसी के भी मन में सवाल आ सकता था कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्यों बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ एप्स्टीन के इस स्ट्रेंज से दिखने वाले टेंपल के बारे में, जो हमने किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पे किसी रील में या फिर किसी और फुटेज में या किसी पिक्चर में देख ही लिया होगा। इट्स अ बिल्डिंग जिसके ऊपर एक डोम है और बिल्डिंग के चारों तरफ ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप्स है। जब एप्स्टीन के आइलैंड के बारे में बात होनी शुरू हुई तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने इस स्ट्रक्चर को, इस टेंपल को इग्नोर करा था, लेकिन बाद में जाके उन्होंने नोटिस करा कि जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, जितने भी घर थे, इवन एप्स्टीन का जो मैंशन था वो इस स्पेसिफिक टेंपल से काफी दूर था। ऐसा लग रहा था कि इंटेंशनली इस टेंपल को सारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखा गया। एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि एक इतना अजीब सा स्ट्रक्चर पूरे आइलैंड के टॉप पे कैसे। बेसिकली ये जो टेंपल था ये एक हिल टॉप पे था एंड देखा जाए तो ये आइलैंड का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट था जिसके ऊपर इस टेंपल को बनाया गया था। एप्स्टीन के इस टेंपल के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती थी, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था इस टेंपल के अंदर। एप्स्टीन का जो ये टेंपल था उसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मामलुक टेंपल जैसा था। ये क्लियरली दिख रहा था कि एप्स्टीन ने अपना जो ये टेंपल बनाया था वो उसने बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेडिकेट करा हुआ था टू मामलुक एरा। मामलुक एरा इज बेसिकली वो टाइम जब छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें स्लेव्स बना के रखा जाता था और उन्हें बड़े बड़े एलिट्स को सेल कर दिया जाता था। एंड मामलुक एरा के अंदर छोटी छोटी यंग गर्ल्स को भी सेल करा जाता था टू एलिट्स, जिससे कि वो एलिट्स उन बच्चियों को एज अ कॉन्क्यूबाइन यूज कर सके। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एप्स्टीन अपने सारे कारनामों को सिंबॉलिकली पूरी दुनिया के सामने ऑलरेडी रख चुका था। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज तुम्हारे जस्ट सामने रखी हुई होती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसी एक कहावत है। और सेम चीज जेफरी के इस टेंपल के साथ हुआ। जेफरी के बारे में इतनी बातचीत हो रही थी, उसके आइलैंड के बारे में इतनी बातचीत हो रही थी, लेकिन लोगों ने स्टार्टिंग में इस टेंपल के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। सवाल ये आता है कि इस टेंपल में इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस क्यों था, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों लगी रहती थी? क्योंकि ये एप्स्टीन की सेरेमोनियल प्लेस थी, ये एप्स्टीन का सैक्रिफिशियल टेंपल था। और इन सारे सैक्रिफाइसेस की जो कंस्पिरेसी थ्योरी है वो और ज्यादा रियल हो जाती है जब आप जेफरी के इस बैंक अकाउंट को देखते हो। जेफरी एप्स्टीन ने अपने इस बैंक अकाउंट का नाम बाल रखा हुआ था। एंड नाउ टू अंडरस्टैंड कि बाल क्या है और बाल का नाम सुनते ही क्यों ये टेंपल एक रिचुअल प्लेस की तरह लगने लगता है और ज्यादा डार्क और स्केरी जगह लगने लगती है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम पे कुछ नाम ऐसे होते थे जो बहुत ही ज्यादा खौफ पैदा कर देते थे लोगों के मन में। कुछ नाम ऐसे थे जिनसे लोग बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन लोग इन नामों से अपनी मनपसंद चीजें भी मांगते थे। एंड उन्हीं नामों में से एक नाम था बाल। बाल को 600 से 1500 बीसी के टाइम के अराउंड इजराइल और सीरिया में वर्शिप करा जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि बाल एक फर्टिलिटी गॉड है जो लोगों को प्रोटेक्शन देता था और उनकी ऑलमोस्ट हर विश पूरी करता था। लेकिन बाल ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता था, ऐसे किसी की विश पूरी नहीं करता था। किसी को अपनी विश पूरी करवाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता था, कुछ ऐसा सैक्रिफाइस करना पड़ता था जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। दिस वाज द ट्रेड। मतलब कि अगर तुम्हें बाल से कुछ चाहिए, तुम्हें कोई अपनी विश पूरी करानी है, तो तुम्हें बाल को कुछ देना पड़ेगा। एंड जितना बड़ा सैक्रिफाइस होता था उतनी ही बड़ी विश पूरी होती थी। इसीलिए
बाल की वर्शिप करते टाइम लोगों ने अपने न्यू बॉर्न बेबीज को सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होंगे किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी इंसान के लिए। अपना बच्चा ही सैक्रिफाइस कर देना, आई थिंक इससे बड़ा सैक्रिफाइस नहीं हो सकता था। तो जितने भी बाल वर्शिपर्स थे उन्होंने इस चाइल्ड सैक्रिफाइस की रिचुअल को बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी विशेस पूरी हो जाए। एंड ऑलमोस्ट हर एक रिलीजन में बाल को कहीं ना कहीं एक फॉल्स गॉड की तरह बताया गया है, और क्रिश्चियनिटी में बाल को एक डीमन कहा गया है, वेयरएज इस्लाम में बाल की वर्शिप को शिर्क बताया गया है। बाल की वर्शिप में कल्टिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो कि एप्स्टीन अपने आइलैंड पे पहले से ही कर रहा था। और अगर हम बाल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें मोलोच के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मोलोच हिमसेल्फ इज अ सैक्रिफिशियल गॉड। मोलोच को कैनानाइट कम्युनिटी वर्शिप करती थी इन एंशिएंट इजराइल। मोलोच बाल से भी ज्यादा खतरनाक रूलर है, क्योंकि वो खुद एक पगान डेटी है, विच मीन्स कि मोलोच लोगों को सेम तरीके से ही पावर देता था, लेकिन विद अ क्लियर कंडीशन ऑफ चाइल्ड सैक्रिफाइस। इसलिए आप जब भी मोलोच के किसी भी स्टैचू को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि मोलोच को एक बुल हेडेड आइडल की तरह प्रेजेंट करा जाता है, पोर्ट्रे करा जाता है, जिसके हाथ आगे स्ट्रेच्ड आउट होते हैं ताकि वो न्यू बॉर्न बेबीज को अपने साथ ले जा सके और उन बेबीज के सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर सके। मोलोच को एक चाइल्ड ईटिंग फॉलन एंजल भी बोला जाता है। एंड ये माना जाता है कि जो भी मोलोच के चाइल्ड सैक्रिफाइस वाले रिचुअल्स होते हैं, उन रिचुअल्स में एक आग पूरी रात पूरा दिन जलती रहती है, और उस आग को जलते रखने के लिए उसी आग में बच्चों को डाला जाता है। जो बच्चे सैक्रिफाइस होने वाले होते हैं उनको रात भर मोलोच के पास वाले चेम्बर्स में रखा जाता है। मेरे को इतनी हिचकिचाहट आ रही है ना ये बोलने में, बट जहाँ मोलोच की बड़ी सी स्टैचू को आग से एनसर्कल किया जाता है और उसके चेहरे पर सैक्रिफाइस्ड बच्चों के खून से और उन बच्चों के पेरेंट्स के आंसू लगाए जाते हैं। ब्लड ऑफर इसलिए किया जाता है ताकि उस मोलोच की आइडल को ह्यूमन वर्ल्ड में जिंदा करा जा सके। इट्स वेरी पॉसिबल ये वीडियो हट सकती है यूट्यूब से, वेरी पॉसिबल। रिचुअल्स रिलीजियस भी हो सकते हैं और कल्चरल भी, लेकिन एप्स्टीन के आइलैंड पे जो जो रिचुअल्स हो रहे थे वो ह्यूमैनिटी के आसपास भी नहीं थे। दे वर ऑल सैटेनिक। इन रिचुअल्स को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एप्स्टीन के आइलैंड पे परफॉर्म करा जाता था। एप्स्टीन के आइलैंड पे बहुत सारे हॉरिफिक रिचुअल्स करे जाते थे। फर्स्टली रिचुअल एंड टॉर्चर रिचुअल। हम सबको पता है कि एप्स्टीन के आइलैंड पे माइनर्स को और टीनेज गर्ल्स को किस तरीके से टॉर्चर करा जाता था। इन टॉर्चर रिचुअल्स में ना ही सिर्फ विक्टिम्स को टॉर्चर करा जाता था, बट इनकी वीडियोस बना के सर्कुलेट करी जाती थी। इन वीडियोस को एज अ सोविनियर रखा जाता था, एंड साथ ही साथ लोगों में सर्कुलेट करा जाता था, जिससे कि लोग बार बार इन वीडियोस को देख के एंजॉय कर सके। ये कितनी फक्ड अप बात है। और जिन लोगों में ये वीडियो सर्कुलेट होती थी वो डिस्कस करते थे कि आगे हम और कैसे बेटर तरीके से टॉर्चर कर सकते हैं एक विक्टिम को। ये चीजें डिस्कस करते थे। ये मेंटली डिस्टर्ब लोग बेबीज को भी टॉर्चर करते थे, सेपरेटिंग देम फ्रॉम देयर मदर्स, एंड उन न्यूबॉर्न बेबीज को भूखा रखा जाता था ताकि ये स्टार्विंग बेबीज एप्स्टीन और उसके पीडो सर्कल्स के लस्ट को पूरा कर सके, एज दीज बेबीज कुड सक देम हार्डर बिकॉज दे वर स्टार्विंग। इट लुक्स लाइक कि जेफरी एप्स्टीन वॉज इन्वॉल्व इन ऑल्सो, बिकॉज एक ईमेल में, जेफरी के एक ईमेल में वो यंग गर्ल्स की किलिंग की बात करता है काफी इनडायरेक्टली, लाइक उनके सर को श्रिम्प की तरह फेंक देना और सिर्फ उनकी बॉडीज को अपने साथ रखना। ये जेफरी के ईमेल्स में मेंशन्ड है। इमेजिन करो वो विक्टिम्स की बॉडीज के साथ क्या क्या करता होगा। ये सारे टॉर्चर सिर्फ एप्स्टीन की लस्ट को फुलफिल करने के लिए नहीं थे। ये सारी चीजें इसलिए करी जाती थी जिससे कि आइलैंड के ऊपर एक कल्ट मेंटालिटी बनी रहे, और जितनी भी डेमोनिक एनर्जीज थी वो सब कुछ उस आइलैंड पे बनी रहे, क्योंकि कोई भी अच्छी एनर्जी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो चाहते थे कि सारे के सारे डिमोनिक एनर्जीज वहां पे कॉन्स्टेंटली रहें उस आइलैंड पे। ये जितने भी रिचुअल्स थे, ये जितना भी टॉर्चर था, ये सब कुछ अपने वर्स्ट लेवल पे तब पहुंचता था जब ये में इन्वॉल्व हो जाते थे। जितने भी एलिट्स थे इस आइलैंड पे वो में भी इन्वॉल्व थे। दे वर लिटरली ईटिंग बेबीज।
हमने पता नहीं कितने सारे टॉक शोज में कितनी सारी वार्निंग्स मिस करी हैं। तुमने किसी ना किसी इंसान को टॉक शोज पे बोलते हुए तो सुना ही होगा कि दे आर ईटिंग बेबीज, लेट्स हैव अ पिज्जा पार्टी, और हम सबको कोई क्लू नहीं था कि ये असलियत में हो रहा है। एक बार के लिए ना हम कोड वर्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं। जो ये पूरा एलीट सर्कल था जो ये सैटानिक रिचुअल्स करता था, वो सारे कोड वर्ड्स जो ये लोग यूज करते थे सीक्रेटली बात करने के लिए। ईमेल्स पे भी ये अलग अलग वर्ड्स बनाते थे टू रेफर टू अदर थिंग्स, जैसे कि हॉट डॉग इक्वल्स टू बॉय, पिज्जा का मतलब था गर्ल, चीज का मतलब था लिटिल गर्ल, आइसक्रीम का मतलब था मेल प्रोस्टिट्यूट, सॉस का मतलब था ऑर्जी। एक वर्ड था क्रीम चीज जो एप्स्टीन ने अपने ईमेल्स में पता ही नहीं कितने हजारों बार यूज करा है। और क्रीम चीज पता है किस चीज को रेफर करता था? न्यूबॉर्न बेबी। ये सारे सैटानिक अपने सारे रिचुअल्स करने के बाद इन छोटे बच्चों को खा रहे थे। अभी रिसेंटली ही एप्स्टीन के आई मैसेजेस को रिवील करा गया है बाहर, और उसके अंदर वो बात कर रहा है वुडी एलन से। वुडी एलन एक कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर है जिसने अपनी ही अंडर एज स्टेप डॉटर का करा था एंड उसने अपनी ही अडॉप्टेड बेटी से शादी करी है। हाउ फक्ड अप इज दैट? तुम्हें पता है जेफरी एप्स्टीन और वुडी एलन के बीच में क्या बात हो रही थी? ये बात कर रहे थे अबाउट ईटिंग किड्स हार्ट एंड बोन्स। एप्स्टीन ने वुडी को ये कहा था कि बच्चों की बोन्स के अंदर बहुत फाइबर होता है, तुम तो वो भी नहीं छोड़ते। ये कब से चल रहा था ये सब कुछ? और पता है इस स्टेटमेंट पे वुडी एलन ने क्या रिप्लाई करा? आई डोंट लाइक टू वेस्ट। मेरे को समझ नहीं आ रहा है किस टाइप के रिचुअल्स थे जहां पे एक बेबी के पैदा होते ही थोड़ी देर बाद ही उनको प्लेट्स पे सर्व कर दिया जाता था। What the fuck? जेफरी एप्स्टीन और बाकी सारे उसके दोस्त एक और कोड वर्ड यूज करते थे which was beef jerky, which meant human flesh। एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पे जेफरी एप्स्टीन अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ बीफ जर्की या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन फ्लैश ही खा रहा था, एंड उसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर 70 pounds of human flesh कंज्यूम कर लिया था, which is around 32 kgs of human flesh। I know अभी तक तुम सोच रहे होगे कि मैं ये क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, बट ये सारी बातें सच है और अभी तो इस वीडियो में और भी चीज़ें आनी है। जेफरी के ईमेल्स में एक विक्टिम ने प्रॉपरली जेफरी के रिचुअल्स के बारे में बात करी है जो वो अपने यॉट पे करता था। विक्टिम ने ये बोला कि एप्स्टीन अपनी यॉट पे रिचुअलिस्टिक ऑर्जीज ऑर्गेनाइज करवाता है, सेम वैसी ऑर्जीज जो बाल की कल्ट प्रैक्टिसेस में होती थी। यॉट पर अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स को वाइट ब्लॉन्ड फीमेल्स के साथ सेक्सुअली फोर्स करा जाता था until and unless the girls start bleeding। एप्स्टीन के यॉट पे रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस हो रहे थे जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को काट के खाया जा रहा था, और खाली जेफरी ही इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहा था बल्कि जेफरी के जितने भी एसोसिएट्स थे वो सब इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे। एप्स्टीन और उसके एसोसिएट्स के दिमाग में इतना ज़्यादा घुसा हुआ था कि जेफरी के एक ईमेल में वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था और उसका फ्रेंड सीधा सीधा ये बोलता है कि जितनी भी फीमेल्स हैं जिनका मेनोपॉज हो चुका है दे आर जस्ट वेस्ट एंड हम उनको यूज कर सकते हैं एज फूड, वी कैन हंट देम डाउन, हम उन्हें खा सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी जेफरी के ईमेल्स पे। इन रिचुअल्स के अलावा देयर वाज दिस वन मोर रिचुअल, द ब्लड रिचुअल। ब्लड रिचुअल्स वो रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज को मार के उनके ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है एंड फिर उस ब्लड को टेम्पल के ऑल्टर में ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ उस ब्लड को स्टोर भी किया जाता है फॉर मेनी अदर रीजंस। एप्स्टीन भी ब्लड रिचुअल्स के लिए बहुत सारा ब्लड कलेक्ट करके उनको बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में स्टोर करता था। जेफरी एप्स्टीन को एज रिवर्सल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता था जिससे एजिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, एंड इसी रीजन से जेफरी एप्स्टीन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी ब्लड रिचुअल में यूज होने वाले ब्लड को यूज करा जाता था, एंड ये सारा यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एप्स्टीन अपने आइलैंड पे ही करता था बिकॉज एलीट क्लास में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि यंग लोगों का ब्लड निकाल के ओल्ड लोगों के फेसेस पे या फिर जिस भी जगह पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाया जाए, जिससे कि बूढ़े लोगों की एजिंग स्लो हो जाए और जितने भी टिश्यूज़ डैमेज्ड हैं, जितने भी स्किन डैमेज्ड है या फिर जो भी चीज़ डैमेज्ड है वो वापस से हील हो जाए एंड ओल्ड होते हुए लोग फिर से वापस से यंग दिखने लगे।
जितने भी रिचुअल्स होते थे, जितनी भी गैदरिंग्स होती थी, उसके अंदर बस 3-4 लोग नहीं होते थे, बल्कि बहुत सारे लोग होते थे, और उनमें से बहुत सारे एलीट्स थे। जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, क्रिस टकर, प्रिंस एंड्रू, इजराइल के एक्स पीएम, और बहुत सारे लोग एप्स्टीन की इन गैदरिंग्स में होते थे। और कहीं ना कहीं ये सारे लोग इन्वॉल्व थे सारे टॉर्चर में, सारे रिचुअल्स में। जॉर्ज बुश जो अमेरिका के 43rd प्रेसिडेंट थे, वो भी एप्स्टीन के इन रिचुअल्स में इन्वॉल्व थे, जहां पे कहा जाता है कि उन्होंने एक मेल का करा था। जॉर्ज बुश ने एक मेल विक्टिम करा था। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इन्वॉल्व है इन सारे रिचुअल्स में, और कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करा था, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक 12 साल की और एक 6 साल की लड़की का करा था। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज करे गए हैं, एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करे गए हैं, ईमेल्स रिलीज करे गए हैं, उनमें से एक फैक्ट ये भी निकल के आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक 13 साल की प्रेग्नेंट लड़की ट्रैफिक करी गई थी। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। जो मैं आगे बोलने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। वो जो 13 साल की प्रेग्नेंट लड़की थी, उस करा ट्रंप ने, और उस विक्टिम को तब तक एक्सप्लॉइट करा गया जब तक उसकी ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हो गई, और ब्लीडिंग स्टार्ट होने पे उस लड़की ने ट्रंप के सामने ही अपने बेबी को डिलीवर कर दिया। फिर उस विक्टिम के अंकल ने और ट्रंप ने मिलके उस न्यूबॉर्न बेबी को मार दिया, और उस न्यूबॉर्न बेबी को जाके लेक मिशिगन में बहा दिया। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है मैं ये बोल क्या रहा हूँ। ऑल द नेम्स, बिल क्लिंटन, ट्रंप, बिल गेट्स, और फिर उसके बाद ये सारे, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। मेरे को जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है कि मेरे हाथ में गलत चीज़ें दी हुई हैं। इस पेज पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ मेड अप है, बट इट्स सो स्कैरी कि ये सब कुछ सच है। बिल क्लिंटन जो यूएस के 42nd प्रेसिडेंट थे, उनको एप्स्टीन फाइल्स में द मोस्ट प्रोलिफिक कहा गया है, और बिल क्लिंटन बहुत ही फ्रीक्वेंट विजिटर थे एप्स्टीन आइलैंड पे। बिल क्लिंटन की हमेशा डिमांड होती थी कि मेरे को माइनर्स दी जाए फॉर मसाजेस। बिल क्लिंटन अपने विक्टिम्स को डॉग कॉलर्स पहनाता था, और डॉग कॉलर्स और लीशेस के साथ पूरे मैंशन में घुमाता था। That was his fetish. बिल क्लिंटन ने बोला था कि वो उस आइलैंड पे सिर्फ 4 बार गए थे, वो भी काम से। लेकिन जब बिल क्लिंटन के फ्लाइट रिकॉर्ड्स को देखा जाता है ना, तो वो कम से कम 26 से 32 टाइम्स उस आइलैंड पे गए हैं, और अब हम सबको पता है किस लिए। और बिल क्लिंटन अकेले उस आइलैंड पे नहीं जाते थे, साथ में हिलरी क्लिंटन भी जाती थी, और ये दोनों जाते थे टू परफॉर्म सैटानिक ब्लड रिचुअल्स। हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन अपनी विक्टिम्स को, मल्टीपल विक्टिम्स को साथ खड़ा करते थे, उनके कपड़े निकलवा के उनको ओपन फील्ड में भागने के लिए कहते थे, और उसके बाद बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन साथ मिलके उन विक्टिम्स को ढूंढते थे कि पहले कौन पकड़ में आएगा। दे यूज्ड टू हंट देम डाउन, कुछ भी करने से पहले, किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करने से पहले। एप्स्टीन के आइलैंड के जितने भी सर्वाइवर्स थे, जो विक्टिम्स थे, जो बच गए, उन्होंने बताया कि हिलरी क्लिंटन वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग अब्यूजर्स आउट देयर। जब ये दोनों हंट कर रहे होते थे अपने विक्टिम्स को, तो अगर कोई लड़की बिल क्लिंटन को पहले मिल जाती थी तो हम सबको पता ही है कि क्या होता था। लेकिन अगर कोई भी विक्टिम हिलरी क्लिंटन को पहले मिल जाती थी तो वो कभी जिंदा नहीं लौटती थी, कभी भी, क्योंकि हिलरी क्लिंटन उन विक्टिम्स को हंट करती थी एक गन यूज करके। वो उन विक्टिम्स को दूर से शूट करती थी, और शूट करने के बाद वो उन विक्टिम्स को ग्राउंड पे ही गिरे रहने देती थी जब तक कि पूरा ग्राउंड लाल नहीं हो जाता था। हिलरी क्लिंटन बहुत ज्यादा क्रूअल और डेमोनिक थी, क्योंकि डार्क वेब पे हिलरी क्लिंटन की एक वीडियो है ऑफ ओल्ड टाइम्स, जब वो एलीट गैदरिंग्स करती थी और काफी सारे ऐसे ही सैटानिक सर्कल्स को क्रिएट करती थी और रिचुअल्स करती थी। There's a video out there. एलन डीजेनरेस, ये नाम तो तुम सबने सुना ही होगा, एलन का तुमने शो भी देखा होगा। एलन को बिल क्लिंटन की तरह ही हॉलीवुड्स मोस्ट प्रोलिफिक कहा गया है। एलिजिडली एलन ने सबसे ज्यादा खाया है एप्स्टीन के आइलैंड पे, और हम सारे कहीं ना कहीं एलन का शो देखते थे कभी ना कभी। एलन और एनी ये दोनों डेट कर रहे थे पहले, और एनी उस टाइम पे और के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। एंड जैसे ये दोनों डेट करने लगे, उसके कुछ महीने बाद ही एनी की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ अ कार एक्सीडेंट
और बोला जाता था कि एनी की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी। लेकिन उसी एक्सीडेंट की एक ड्रोन फुटेज थी जिसके अंदर एनी बचने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे डाउट आना शुरू हो गया कि एनी को एलन ने ही मरवाया है। एंड कहीं ना कहीं एनी न्यू टू मच, शी न्यू समथिंग। जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में बहुत सारे और नाम भी हैं, जैसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, नाओमी कैम्पबेल, सुल्तान बिन सुलेमान। ये सारे हो सकता है कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स हो। एंड कुछ इंडियन नाम भी थे फाइल्स में, जैसे दीपक चोपड़ा, अनिल अंबानी। और अनिल अंबानी तो एप्स्टीन से एक स्वीडिश ब्लॉन्ड गर्ल भी मांग रहे थे। जिस टेम्पल के बारे में हमने बात करी थी, जितने भी हॉरिफाइंग रिचुअल्स थे, जितने भी मेन रिचुअल्स थे, उन सबको उसी टेम्पल के नीचे से जाने वाली एक टनल के अंदर परफॉर्म करा जाता था। जेफरी के आइलैंड पे एक सबमरीन भी थी, और वो सबमरीन इसलिए यूज होती थी कि जिन लोगों को बाय फ्लाइट नहीं आना, या फिर वो नहीं आ सकते, या फिर उनको पकड़ा नहीं जाना है, तो वो सबमरीन भी यूज कर सकते हैं। एंड इस सबमरीन को यूज करने वाले लोगों में से एक इंसान था स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम जब इस लिस्ट में था, आई वॉज लाइक हाउ। एक सवाल ये भी आता है कि जितने भी विक्टिम्स थे, जितनी भी थी, उनको डिस्पोज ऑफ भी तो कहीं ना कहीं करना ही होगा। तो एप्स्टीन इन सारी को डिस्पोज ऑफ कहां करता था? एप्स्टीन के पास काफी तरीके थे। द नंबर 1 वाज ट्रैप डोर। ट्रैप डोर बेसिकली एक सुराख था, एक सोर्स था, एक रास्ता था जिसके अंदर बॉडी को अगर फेंका जाए तो वो सीधा सीधा सी के उस पोर्शन तक जाता था जहां पे शार्क्स होती थी। तो अगर वो किसी भी न्यूबॉर्न की फेंक रहा है या किसी भी इंसान की फेंक रहा है, तो वो सीधा सीधा सी में गिरेंगे और वहां पे शार्क्स उन बॉडीज को कंज्यूम कर लेंगे, जिससे कि उन बॉडीज को कभी भी ढूंढना ना जा सके। एक और तरीका एप्स्टीन का था यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। एप्स्टीन सीधा सीधा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बॉडीज को डंप कर देता था, जिससे कि वो सारे के सारी बॉडीज डिसॉल्व हो जाती थी। इस प्रोसेस के वजह से जितनी भी स्किन होती थी, मसल होती थी, बोन होती थी, वो डिसॉल्व होने के बाद केमिकल के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही बन जाता था। बेसिकली जो भी रिमेनिंग सब्सटेंस होता था डिसॉल्विंग के बाद, उससे इंसान को ट्रैक नहीं करा जा सकता। इनफैक्ट कोई शायद ये भी नहीं बता पाता कि यहाँ पे कभी कोई बॉडी थी। सल्फ्यूरिक एसिड इतना पावरफुल होता है और इसी वजह से एप्स्टीन सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता था। फक्ड अप बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड काफी बार टीथ को डिसॉल्व नहीं कर पाता था। तो एप्स्टीन ने अपने आइलैंड पे एक डेंटिस्ट रखा हुआ था जो छोटे छोटे बच्चों की और जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनकी से टीथ को निकालता था और फिर उन बॉडीज को फेंका जाता था सल्फ्यूरिक एसिड में। मैंने जो तुम्हें टनल बताया था जो टेंपल के नीचे ही था, उस टनल के भी काफी सेक्शंस थे जहाँ पे रिचुअल्स होते थे। तो अगर कोई रिचुअल हो रहा होता था तो वहां पे उसी टनल में बॉडीज को फेंक दिया जाता था, जिनको बाद में सीमेंट से भर दिया जाता था। उस सेक्शन को ही टनल के सीमेंट से भर दिया जाता था, जिससे कि सारा का सारा एविडेंस कवर हो जाए। एक और तरीका था, दैट वाज बरियल। जेफरी का अपना एक जोरो रैंच था और उसी जोरो रैंच की जमीन के अंदर उसने पता नहीं कितनी सारी बॉडीज गाड़ दी थी और उन बॉडीज को ना कभी रिकवर किया गया और ना ही कभी रिकवर किया जा सकेगा। एक ऐसी चीज है जो मोस्टली लोगों ने नोटिस नहीं करी है बट लोगों को करनी चाहिए। जेफरी एप्स्टीन का अपना एक बेबी फार्म था। जेफरी अपने हिसाब से, अपनी विशेस के हिसाब से डिजाइनर बेबीज डेवलप कर रहा था। डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट कुछ फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली ये अपने आप में काफी स्कैरी बात है कि जेफरी एप्स्टीन अलग अलग जीन्स को एक साथ कंबाइन करता था और फिर उन कंबाइंड जीन्स को एक फीटस के अंदर मिला के वो अपने हिसाब से एक बेबी डेवलप करता था। और उस डेवलपिंग बेबी के अंदर से जो जो उसे डीएनए निकालना होता था, मतलब जो जो चीजें निकालनी होती थी, सपोज उसे एक बेबी में एक सर्टेन फीचर नहीं चाहिए तो वो उस बेबी को अब उसी हिसाब से मॉडिफाई करता था, विच यूज्ड टू गिव हिम हिज डिजाइनर बेबीज। क्योंकि एप्स्टीन खुद को बहुत ही एक सुपीरियर बीइंग मानता था, वो अपने आप को ह्यूमन से ऊपर मानता था और उसे लगता था कि वो बेटर ह्यूमंस क्रिएट कर सकता है। बिल गेट्स की तरह ही एप्स्टीन भी पॉपुलेशन कम करने में इंटरेस्टेड था। जितनी भी पॉपुलेशन है अर्थ पे, एप्स्टीन उन्हें कम करना चाहता था और इसी आइडिया के पीछे एप्स्टीन ने अपना बेबी फार्म बनाया था जहाँ पे वो सारे टेस्ट रन करता था और देखता था कि वो कितने अलग अलग टाइप्स के बेबी डिजाइन कर सकता है। एप्स्टीन के जितने भी सैटानिक रिचुअल्स थे,
थे, जितने भी उसके ड्रीम्स और डिजायर्स थे, वो कहीं ना कहीं यहीं से, उसके बेबी फार्म से ही फ्यूल होते थे। जेफरी एप्स्टीन की एक विक्टिम थी और उसी विक्टिम की डायरी में लिखा हुआ था कि जब वो 16 या 17 साल की थी, उसे एप्स्टीन के स्पर्म के साथ प्रेग्नेंट करा गया और जब उसने बेबी डिलीवर करा तो विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स उस बेबी के डिलीवरी के उस बेबी को छीन लिया गया उस विक्टिम से। और उस बेबी को छीना किसने था? एप्स्टीन ने और गिस्लेन मैक्सवेल ने। जोरो रैंच पे जितनी भी लड़कियों को प्रेग्नेंट करा जाता था, उन सब के बेबीज को या तो ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया जाता था या फिर एप्स्टीन अपने पर्सनल यूजेस और अपने रिचुअल्स के लिए यूज करता था। कुछ साइंटिस्ट जो एप्स्टीन के आइलैंड पे थे, उन्होंने कन्फेस कराया कि एप्स्टीन का एक आइडिया था कि वो पूरे अर्थ पे जो फ्यूचर होने वाला है, हमारी पॉपुलेशन का जो फ्यूचर पॉपुलेशन होने वाली है, एप्स्टीन चाहता था कि उन सब के अंदर एप्स्टीन का डीएनए हो। वो चाहता था कि फ्यूचर में हर एक ह्यूमन के अंदर एप्स्टीन का डीएनए हो। ये उसकी एक बायोलॉजिकल लेगेसी थी, क्योंकि एप्स्टीन सोचता था कि वो एक सुपीरियर रेस से है और वो चाहता था कि आगे आने वाले ह्यूमन सारे सुपीरियर रेस के हों। व्हाट द फक। जो मैंने अभी चीजें बोली है, मेरे को पता भी नहीं कि ये वीडियो मैं YouTube पे रख पाऊंगा भी या नहीं, बट ये सब कुछ सुन के तुम्हें बिलीव हो रहा है कि जिन लोगों को हम देखते थे कि हम बेसिकली इन्हीं लोगों की बनाई हुई चीजों को यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम इनके बारे में जानते हैं, इन्हें सेलिब्रिटीज मानते हैं और हम में से कुछ तो इनकी तरह बनना चाहते हैं। एंड व्हेन यू गेट टू नो ऑल दिस कि ये सब कुछ चल रहा था, दे वर ईटिंग बेबीज, इट्स अनबिलीवेबल। आई थिंक जो पूरा जेफरी एप्स्टीन केस है वो कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि हाँ, कलयुग ही चल रहा है। अभी तक जेफरी एप्स्टीन फाइल्स जितनी भी टोटल है, उनमें से सिर्फ 3-3.5 मिलियन फाइल्स रिलीज हुई हैं, जिनके अंदर 1,80,000 इमेजेस हैं और 2,000 वीडियोस हैं। तुम्हें पता है टोटल एप्स्टीन फाइल्स कितनी है? कुछ 6 से 6.5 मिलियन फाइल्स है, जिसका मतलब ये है कि अभी तो 2 से 3 मिलियन फाइल्स बची हुई हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या रिलीज हुआ है और हमसे अभी भी क्या छुपाया जा रहा है। इमेजिन इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आने के बाद भी तुम्हें पता चले कि अभी तो असली चीज तो छुपाई हुई है। हो सकता है जिस दिन पूरी एप्स्टीन फाइल्स बाहर आ जाए, हम कुछ ऐसा विटनेस कर लें जिससे हमारी सारी दुनिया ही रुक जाए। वी नेवर नो क्या निकल के आ सकता है पूरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। और इससे स्कैरी बात पता है क्या होगी? कि वो बची हुई एप्स्टीन फाइल्स कभी रिलीज ही नहीं हुई एंड हमें कभी पूरा सच पता ही नहीं चला।